आदाब, मैं घनश्याम उपाध्याय हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। आज की इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के यूरोप दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज यूरोप से किया। प्राइम मिनिस्टर ने हालिया दौरे के तहत 3 यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किया और आखिरी पड़ाव के लिए पीएम डेनमार्क से पेरिस आए। इस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रों से कई अहम इश्यूज पर संजीदा बातचीत की, जो दोबारा इस ओहदे पर इलेक्ट हुए हैं। ये सवाल है कि आज दुनिया के बदलते सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कितना अहम है, जब पिछले 8 बरस में मोदी सरकार के रहते हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया में एक खास पहचान बनाई है। हमारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ को पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, भारत के फॉर्मर एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर मंजीव पुरी और ICWA में रिसर्च फेलो डॉक्टर हिमानी पंत। आप तीनों का ही हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो डॉक्टर हिमानी, अगर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इस दौरे को समझना चाहें तो इस दौरे से पहले वो कौन सी चुनौतियां थी जो मुख्यतः दिखाई दे रही थी, और उन कौन सी चुनौतियों को हमने अपने इस दौरे के बाद पूरी तरह से पाट लिया है, पूरी तरह से फुलफिल किया है? देखिए, अगर चुनौतियाँ की आप बात करें तो अभी हम, जैसा कि अभी बोला गया है कई बार कि कोरोना महामारी से निकले हैं, उसको निकल के जैसे ही हम अपना एक टाइज को स्ट्रेंथन करने की जब बात कर रहे हैं, तो अब ये यूक्रेन क्राइसिस जो फरवरी से चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक चुनौती था। तो जैसा कि देखा गया था कि इंडिया का जो स्टैंड था स्टार्टिंग में, उतना एक प्रेशर जैसा क्रिएट किया गया था इंडिया को कि अपना जो इसका नज़रिया है, जो अपना स्टैंड है रशिया के प्रति, जो है एक वेस्टर्न मॉडल के थ्रू मतलब जाहिर किया जाए। तो वहाँ पे ये चुनौती इंडिया ने ली और वहाँ पे ये बताया कि देखिए, जो वायलेंस है उसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। शुरुआत से ही भारत ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि डिप्लोमेसी और डायलॉग को हमेशा से ऊपर रखा। बट उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत ने बहुत प्रैग्मेटिक होके, बहुत प्रैक्टिकल होके जो है अपना जो नज़रिया था वो सबके सामने रखा, भले ही वो UN प्लेटफॉर्म हो, भले ही वो स्टेटमेंट्स हो, जहाँ की भारत ने एक तरफ जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की, रशिया के राष्ट्रपति से भी बात की, तो अपने स्टैंड को सामने रखा कि देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं दोनों ही देशों से उतने ही इम्पॉर्टेंट है और हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेके हुए अपने राष्ट्रहित को आगे रखेंगे। तो देखिए, उसका ये फ़र्क पड़ा कि आपने देखा कि अभी पिछले 2 महीनों में कितने अलग अलग देशों से यहाँ पे मंत्री आए, यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट्स आए। अभी रायसीना डायलॉग हुआ था, उसमें काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ना केवल नॉर्डिक्स बट हर मतलब कोने कोने से जो यूरोप के हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो चुनौती को भारत ने शुरुआत से ही उसको अपना के अपना स्टैंड बिना किसी दबाव में अपना स्टैंड को बदलते हुए प्रस्तुत किया है। तो ये जो यात्रा थी, इस मामले में ये सफल है कि ये एक एक्सेप्टेंस, जो कि मैंने अपनी शुरुआत में बोला था कि जो भारत का जो चुनौती शुरुआत से था कि भारत जो है बजाय इसके कि US और यूरोप के साथ रिलेशंस, जैसा कि प्रोफेसर सचदेवा ने पहले भी कहा, कि काफ़ी पहले के मुताबिक काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, तो उसके बावजूद रूस का खंडन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भारत ने जैसे बोला कि जो उसका अप्रोच था कि देखिए, हमारा राष्ट्रहित पहले रहेगा और हम वायलेंस को जो है उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये जो यात्रा थी प्रधानमंत्री की, देखिए, इन पर्सन मीटिंग थी, अपने आप में एक बहुत सिंबॉलिक है, अपने आप में एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि हाँ, हमें एज अ यूरोप, नॉट जस्ट US के साथ, बट यूरोप एज एन ऑटोनोम, एज यू नो, जो यूरोप की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की भी हम बात करते हैं, EU की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो एक यूरोपीय सिर्फ यूरोप का जो दौरा है, जिसमें कि आपके अलग अलग आपने मुद्दों पे ऑलरेडी बात की, तो ये जताता है कि जो एक भारत का जो अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं लेके एक एक्सेप्टेंस है, और वो जो कन्वर्जेंसेस की जो हम बात कर रहे हैं उनमें फोकस करने के लिए आगे
चलता रहेगा प्रयास। तो प्रोफेसर गुलशन, असल में रूस और यूक्रेन को लेकर यूरोपियन कंट्रीज की भारत को लेकर जो उसकी अप्रोच है उसको लेकर एक खास राय थी, तो ये माना जाए कि इस दौरे के बाद उस राय को हमने बदलने का काम किया है और असल में यही प्रधानमंत्री मोदी की यूएसपी है कि वो अपनी बात को, अपने देश की बातों को, अपनी जरूरतों को बहुत अच्छे से बड़े पैमाने पर वैश्विक मानचित्र पे अच्छे से स्पष्ट कर पाते, सबको समझा पाते असल में। जी अब यह है कि जो यूरोप की अपनी समझ है यूक्रेन और रशिया के जंग के बारे में, वो उनकी अपनी समझ है, वो हमारे कहने से इतनी आसानी से कोई बदलने वाली नहीं है। उसी तरीके से जो हमारी समझ है यूक्रेन के जंग के बारे में, वो हमारे अपने हित हैं वहाँ पे, हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं रूस के साथ, और जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है ख़ास तौर से हथियारों के मामलों में, और जिस तरह का रोल हम यूरोप के अंदर, यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रूस का थोड़ी बहुत जो उनकी अपनी समझ है उसके साथ हमारा शायद कुछ थोड़ा बहुत मेल मिलाप होता है, तो वो चीज़ें अलग हैं, उसके बारे में उनकी परसेप्शन थोड़ी अलग रहेगी, हमारी अलग रहेगी। लेकिन उस अलग अलग परसेप्शन के बावजूद जो एजेंडा आप देखिए पूरे इन सारी तीनों मुल्कों के अंदर, जब हमारे वज़ीर आज़म गए तो बात बीच में कुछ यूक्रेन की जरूर हुई, लेकिन 90% 95% जो एजेंडा था वो हमारा जो बायलैटरल एजेंडा था उसी के ऊपर सारी बात हुई है। और उसमें ये भी है कि कुछ रूटीन बातें थी, जैसे हर 2 साल के बाद हमारी जर्मनी के साथ ये इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस होती हैं, या इंडिया नॉर्डिक समिट पहले भी 2018 में हुआ था, अभी भी हुआ था। लेकिन जैसे शुरुआत में एम्बेसडर साहब ने बताया, ये जो परिस्थितियां थी, माहौल थे, इस टाइम थोड़ा बदला हुआ था। एक तो यूक्रेन की जंग के बदले उसके बारे बाद में, और दूसरी बात है कि जर्मनी के अंदर एक नई कोलिशन गवर्नमेंट है, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स काफ़ी देर के बाद गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, और फ्रांस के अंदर जो हैं जो सदर जो हैं वहाँ के मैक्रोन, वो अभी दोबारा से चुन के आए हैं। तो जो पहले बातचीत हमारी उनके साथ चल रही थी, जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, वो एक नई परिस्थिति के अंदर, नए माहौल के अंदर उन्हीं को और बढ़ा के, क्योंकि अब आने वाले 5 साल जो हैं आप लोगों ने एक नए जर्मनी और फ्रांस के साथ जो वहाँ की लीडरशिप के साथ उनके साथ उसको आगे बढ़ाना है। और आप जैसे ये भी जानते हैं कि यूरोप का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर दोनों देशों की, जर्मनी और फ्रांस की, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर उनका रोल रहता है। अब एंगेला मर्केल के जाने के बाद, क्योंकि वो पिछले कई सालों से जो सिर्फ जर्मनी की लीडर ही नहीं बल्कि वो पूरे यूरोप की एक तरीके से लीडर वहाँ पे मानी जाती थी, वो वहाँ से अब रिटायर हो गई हैं पॉलिटिक्स से। तो उसके बाद काफ़ी उसका जो रोल है, शायद वो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्रांस का रोल बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के अंदर शायद यूरोप के अंदर पहले से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए दोनों देशों के साथ हमारी, खासतौर से जर्मनी और फ्रांस के साथ, जो नए तरीके से उसी हमारी पुरानी जो ताल्लुकात थे उनको आगे बढ़ाते हुए नए माहौल के अंदर, ये इस पूरे दौरे के साथ मुझे लगता है कि उन चीज़ों में हमको बताने में और उनको भी हमारी बात को समझने में कुछ इसमें दोनों को इसका जो है आगे बात बढ़ी है, और उन्होंने हमारी बात समझी, हमने उनकी बात समझी। उन्होंने हमको बताया कि यूक्रेन में कहाँ पे क्या दिक्कत है उनको, हमने हमारी अपनी उनको अपने जो है, जैसे जो यूरोप के देश हैं वो रूस के ऊपर, तेल के ऊपर पूरे डिपेंडेंट है, वो रातों रात कोई वहाँ से वो तेल धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन करने की। उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन करने की। लेकिन तो दोनों ही तरफ से कोशिशें की गई हैं, कौन किसकी बात कितना समझ पाया ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मंजीव सर, असल में क्या आने वाले भविष्य में भारत को यूरोप की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, चाहे आर्थिक लिहाज से हो, तकनीक के लिहाज से हो, रक्षात्मक सहयोग के लिहाज से हो? आपका अनुभव क्या कहता है सर, कैसे एनालिसिस करते हैं? गौरव, ये मेरा मानना है कि सबसे अहम सवाल है। भारत और यूरोप दो ऐसे जिसको कहते हैं कम्युनिटीज हैं, इंडिया बहुत बड़ा देश है, वो एक यूरोपियन यूनियन है। अगर हम कोलैबोरेट और कोऑपरेट और बहुत ज़्यादा अधिक किस्म का कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, खासकर आर्थिक एरिया, जिसका मतलब फाइनेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब चीज़ों इनमें करें, तो मैं मानता हूं कि ये दुनिया के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, भारत और यूरोपियन संघ 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड में होंगे, भारत सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होगा। जो ये दो देश, ये जो दो इकोनॉमीज करेंगी टुगेदर, इसमें इनोवेशन से फर्क पड़ेगा,
इसमें डेवलपमेंट का तो फर्क पड़ेगा, साथ में ग्रीन एंड क्लीन के लिए जो असर पड़ेगा वो बहुत ही अहम पड़ेगा। अब हमारे लिए देखा जाए, देखिए यूरोपियन संघ जो है, यूरोप जो है, टोटल यूरोप हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, और इसमें ब्रिटेन इंपॉर्टेंट था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जर्मनी इज फार मोर इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, फ्रांस इन टर्म्स ऑफ आवर डिफेंस कोऑपरेशन, और मैं तो ये कहूँ कि कुछ साल पहले मैं इंडियन एम्बेसडर था ब्रसल्स में, और बेल्जियम वॉज आवर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उस समय डायमंड ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रही थी। ये जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ही नहीं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एफडीआई पार्टनर भी है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सेटिंग पार्टनर है। जो हम लोग यहाँ पर पेट्रोल लेते हैं उसके जो भारत 6 नॉर्म्स हैं ये सब यूरो 6 हैं। इसलिए ये जो रिलेशनशिप है इसको बढ़ाने के लिए जो हमारे लीडर्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद गए वहाँ पर, उनके लीडर्स हमारे यहाँ हैं, दोनों साइड्स हैं रिकॉग्नाइज करती हैं कि दोनों के लिए फ़ायदा है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से इतना कहूँ कि ये रिलेशनशिप जो है इसमें एक डिग्री ऑफ नेचुरल एंड देयर इज अ डिग्री ऑफ ऑटोमेटिसिटी, ये जरूर आगे जाएगा, और जाएगा तो ये दुनिया के लिए, दुनिया की सिचुएशन जो है उसके लिए भी इन अ सेंस गेम चेंजिंग इन्फ्लेक्शन रिलेशनशिप है, और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं मानता हूं कि पूरे मानव जात, ग्लोब, सबके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ब्रिंगिंग टुगेदर डेमोक्रेसीज, free economies, the largest economies and the largest societies together. जी, तो प्रोफेसर गुलशन ये माना जाए कि असल में जो हरित ऊर्जा के नाम पे 2030 तक जर्मनी से भारत को 10 अरब यूरो की मदद मिली है, वो इन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम करती है जो मंजीत सर कह रहे हैं। देखिए जर्मनी ऐसा देश है जिसने, अगर आपने उनका प्रोग्राम एनर्जी विंडे का उसके बारे में सुना होगा, तो बहुत बड़ा एम्बिशियस उनका प्रोग्राम है। वो सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरी इकोनॉमी की टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले सालों में करने वाले हैं, और उसका पूरा प्रोग्राम उन्होंने पिछले 10-15 साल से उसको चालू किया हुआ है। और उनके, अगर आप पिछले 10 साल में देखें जर्मनी के, भारत के अंदर जितने उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे लगता है 60-70% प्रोजेक्ट्स उनके सारे के सारे रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के साथ ही वो जुड़े हुए हैं। और जितनी डेवलपमेंट असिस्टेंट अभी भारत के अंदर आ रही है जर्मनी उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर, हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है। और अगर डेवलपमेंट एड अगर हम देखें जर्मनी की, तो मुझे लगता है कि दुनिया के ऊपर के जो 3-4 देश हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो इंडिया है। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी उनकी पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है 1.5 बिलियन पर ईयर की उनकी डेवलपमेंट असिस्टेंट रिन्यूएबल में ऑलरेडी इंडिया के अंदर हो रही है। तो अगर उसी रफ्तार से उसी मकदार में अगर वो काम करते रहेंगे तो 10 बिलियन तो क्या, मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी वो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं इसके अंदर। तो इसलिए जो मैं पहले कह रहा था कि जो पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात है, जैसे और इस दौरे के दौरान हमने ये भी देखा कि डेनमार्क के साथ इंडिया की जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्या। बेसिकली हम बात तो, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और उन्हीं सब चीज़ों की कर रहे हैं, लेकिन बात ये, क्योंकि अब पूरी दुनिया जब इकोनॉमीज़ को ग्रीन इकोनॉमीज़ में ब्लू इकोनॉमी और उसके बाद जो सारा सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रही है, और क्योंकि उस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो पहले ही यूरोप ने, कई देशों ने कई टेक्नोलॉजी उसके अंदर ईजाद कर ली है, तो इसलिए हमारा भी क्योंकि बहुत बड़ा एम्बिशन है, हम भी 2070 में नेट ज़ीरो होना चाहते हैं। 2030 में हम चाहते हैं कि 400-500 मिलियन गीगावाट हमारी रिन्यूएबल होगी, 50% हमारी जो है जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो रिन्यूएबल से आएगी। तो वो टारगेट जो इतने बड़े हमने सेट किए हैं, वो टारगेट जो हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें हमको यहाँ से आ सकती हैं। और इसीलिए जो है सारे का सारा, अगर आप जितनी स्टेटमेंट्स देखें इन पूरे दौरे के अंदर, चाहे जर्मनी में देखें, चाहे वो बायलैटरल्स देखें नॉर्डिक्स के साथ, और जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है फ्रांस के साथ, उसका एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सारी बातचीत का, बाकी बड़ी बातें स्ट्रेटेजिक और वो सब बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फोकस मेन आपको लगेगा वो पूरी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और उसके अंदर मुझे लगता है कि यूरोप को हमारे साथ में किसी भी किस्म से अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने में भी शायद, और उसको भारत को मदद करने में भी, और उनके लिए क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है इसके अंदर उनको एक लीडरशिप रोल भी मिल सकता है।
तो ये पूरे की पूरी मुझे लगता है फोकस है जो आने वाले सालों में, हमारा भी एम्बिशन बहुत बड़ा है, यूरोप का भी है, और वो मिलके जो है सिर्फ इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उसको ग्रीन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी की हम सब बात कर रहे हैं। जी ठीक है। तो डॉक्टर हिमानी, ये माना जाए कि समझौतों से कारोबार तो बढ़ सकता है, लेकिन इस दौरों के बाद जिन जिन देशों का दौरा किया वहां की तरह बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, क्या इसमें भी किसी तरह के बदलाव की हमें उम्मीद करनी चाहिए? क्या हमने वहां से ये भी सीखा? जी बिल्कुल, जो ये यात्रा थी इसमें जैसा कि बोला गया, इसमें जो हम बोल रहे हैं कि हमें क्लीन ग्रीन जो ट्रांजिशन है, तो उन देशों के पास है टेक्नोलॉजी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा आईटी सेक्टर है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, और जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, जब उनका संगम होगा तो ऑटोमेटिकली उससे जो है रोज़गार बढ़ेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे हमारे को अच्छी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके लिए यूरोप जाना जाता है, स्पेशली नॉर्डिक्स जाने जाते हैं, वो हमें मिलेगी। एट द सेम टाइम ये उनको भी फ़ायदा करता है क्योंकि वहाँ पे उनको ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, उनका कितने सारे इश्यूज़ है, और इंडिया जो कि एक राइजिंग कंट्री है इकोनॉमिकली, जैसा कि बोला गया कि बड़े टॉप 5 में है आने होगा, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक राइजिंग इकोनॉमी और एक एडवांस इकोनॉमी का जो वहाँ पे मतलब साझेदारी होगी, वो दोनों ही देशों के लिए बहुत ज़्यादा प्रगति का विषय रहेगा। जी मंजीव सर, अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं तो क्या आप ये मानते हैं कि इस दौरे के बाद चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए भी ये दौरा बहुत कामयाब माना जाएगा, क्योंकि नॉर्डिक देशों के साथ जो रिश्तों की मजबूती है वो कहीं ना कहीं इस ओर भी काम कर सकती है? देखिए गौरव जी, जैसे मैंने कहा, कोविड के बाद यूरोप के देशों में जो उनकी पॉपुलेशन है, वहां जरूर एक छोटा सा सवाल कम से कम चीन के बारे में खड़ा हो गया। वो सवाल ये है कि इट्स नॉट ऑल गुड। थोड़ा सा इस सारे मुद्दे में देयर इज एन इशू, और अब लोगों तक ये बात पहुंच गई है। एक छोटा सा मैं आपको मसला देता हूं। चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ जो दिसंबर 2020 में जिसको इनिशियल किया गया, और वो जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट के बीच में से उसको जाने के बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जाना एज वन पॉसिबल पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ये तो एक बात है जो अपने जहन में रहती है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं वो है इंडिया की अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि चाइना के उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो तो काफी दिन तो रहेंगे क्योंकि वो इतने बड़े हैं और इतने लार्ज हैं, लेकिन उनमें शक्ति, उनमें गति जरूर धीमी होगी। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आजकल कोविड का दौर चल रहा है चाइना में, और वहां इतना जबरदस्त लॉकडाउन है। आप किसी भी यूरोपियन चैनल को देखिएगा तो वहां पर यूरोपियन बिजनेसमैन जो हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि देखिए, आप इतनी अथॉरिटेरियन और इतनी सख्ती से नहीं ले सकते, इससे इकोनॉमी आपकी भी थम हो रही है और हमारी जो आपके साथ पार्टनरशिप है वो भी थम हो रही है। तो इस तरह जब हम लोग वहां पर जाते हैं और जब हमारी बात होती है जहां डेमोक्रेटिक प्रक्रिया इसको आगे लिखा जाता है, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉट जस्ट डाइवर्जेंस बट ऑल्टरनेटिव्स बीइंग ग्रोन, ये जो है ये बिल्कुल आगे उभर के आते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूरोपियंस भारत को अब उस नजरिए से देख रहे हैं कि ये ग्रोइंग पोटेंशियल और गुड इकोनॉमी और सोसाइटी है, जिसके साथ उनके ऑलरेडी वेरी लार्ज रिलेशन जो है उनको और ज्यादा बढ़ाया जाए, उनके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, और मैं मानता हूं ग्लोबल फायदे के लिए। बिल्कुल। तो इस दौरे के मद्देनजर ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो और की जा सकती हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। लेकिन चलते चलते प्रोफेसर गुलशन, आपसे समझना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, सर इन टोटलिटी संक्षेप में अगर हम समराइज करना चाहें, सर क्या मिला हमको इस दौरे से? देखिए, एक तो जैसे ये बात है कि पूरे इस बदलते हुई माहौल के अंदर दोबारा से हमारे जो वज़ीर आज़म वहाँ पे गए, जो नई लीडरशिप अभी जर्मनी में है और जो मैक्रो वहाँ पे दोबारा से आए हैं, उनसे दोबारा से अपनी पुरानी बातें वही उसको और आगे बढ़ाया है। उसके अलावा जो है आने वाले 5-6 सालों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ हमने रोड मैप 2025 बना रखा है, उसके ऑलरेडी मुद्दे वहाँ पे तय थे। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है जो इस पूरे दौरे के दौरान, चाहे वो सीधी तौर से उसके बारे में बात हुई या नहीं हुई, वो बात ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो नेगोशिएशन है
वो अभी अगले महीने से शुरू होने वाली है। और जिस तरह से अभी जो संकेत आ रहे हैं उसमें यह है कि शायद वो 1-1.5 साल के अंदर, जैसा कल भी हमारे एक मिनिस्टर ने बोला कि 1-1.5 साल के अंदर शायद वो नेगोशिएशन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर इस तरह का मैसेज हम वहाँ पे यूरोपियंस को देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे नेगोशिएशन से 2007 से चले आ रहे थे, 2013 के बाद बंद हो गए थे, दोबारा से अभी चलने वाले हैं। अगर इतने सालों के अंदर जो चीज़ें हम नहीं कर पाए यूरोप के साथ, और अगर हम 1-1.5 साल के अंदर हम कामयाब होते हैं उसके अंदर वो नेगोशिएशन को अगर कंप्लीट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट होगा इस पूरी पार्टनरशिप को आगे पुश करने के लिए। वो भले ही उसके बारे में बात अभी, क्योंकि नेगोशिएशन शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में ये भी एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको इंडिया के अंदर नज़र आ रही थी। और चाइना के मद्देनज़र, जिस तरह से चाइना के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इकोनॉमिकली अभी तक यूरोप के, लेकिन अब उनको थोड़ी चिंता है उनके साथ, तो इंडिया के साथ भी और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। तो उन सब मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि इस दौरे में उन चीज़ों तो इस को दौरे और के बाद क्या परिणाम निकलते हैं इसका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल अनुमानों के आईने में कई तरह की तस्वीरें हम उकेर सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने समय निकाला, स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप भी हमारे इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय हमको भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।